आज बात करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को का जो नेशनल स्टेट बना, वो नेशनल स्टेट बनने की जो कहानी है, उस कहानी को हम बोलते हैं स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज सबसे अलग, क्यों सबसे अलग, यूनिक क्यों है, उसके विषय में हम देखेंगे। आपको मालूम है इंडिया के ऊपर शासन किया है ब्रिटेन के लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि इंडिया में जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटेन की थी या इंग्लैंड की थी। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर विचार कीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में व्यापार करने के लिए भेजी गई थी या आई थी, वो इंग्लैंड से थी या ब्रिटेन से थी। खैर, जब ये आप पूरी कहानी सुन लेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिएगा, स्ट्रेंज इसलिए बोला गया कि हमने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या हुआ? जनता भड़की, हिंसा हुई, मारकाट मची और परिवर्तन हुआ। सेम हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहाँ पे भी युद्ध लड़े गए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वहाँ पे भी नेशनल स्टेट इटली बना तो युद्ध हुए। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ये एक शॉर्ट टाइम में 10-15 साल के अंतर में ये सारा सब कुछ इन स्टेट्स में हो गया। हमने देखा बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ, एक साथ परिवर्तन हुआ। हमने देखा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, युद्ध हुए। लेकिन यूनिक केस इसलिए है ब्रिटेन का कि वहाँ पर जो यूनिफिकेशन हुआ, जो वहाँ पर नेशनल स्टेट बना, वो किसी एक अचानक क्रांति का परिणाम नहीं था। ऐसा नहीं अचानक लोगों ने क्रांति की हो और उससे एकदम परिवर्तन आया हो। वह एक लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस से पूरा जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इनको मिलाकर देश जो बना ग्रेट ब्रिटेन या द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो भी देश का नाम पड़ा हम देखेंगे यूके, ये कोई एक दिन में या एक 10 साल में नहीं बना, एक लंबा पीरियड है। और कोई ऐसी बहुत मारकाट वाली स्थिति भी क्रांति की नहीं हुई और धीरे धीरे चेंज हुआ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ है वहाँ के लोगों की, जो ब्रिटिश आइल्स हैं, आइल्स आयरलैंड को बोलते हैं, उनकी जो पहचान है शुरुआत में वो एथनिक है। जैसे कि इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश कल्चर से संबंधित थे, वेल्स में रहने वाले वेल्स कहलाते थे, स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉट और आयरलैंड में रहने वाले आयरिश। तो ये उनकी पहचान थी। लेकिन हुआ क्या कि जो इंग्लैंड वाला पोर्शन था वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वो पैसा आया, पैसे से पावर हुई, और वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने 1688 में एक थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट के बाद में राजा से सत्ता छीन ली और राजा भी मान गया बिना किसी मार काट के, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हो गई। पूरी पावर जो अब आ गई किस पर आ गई? पार्लियामेंट पर। देखिएगा, द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which a national state which England at its center came to be forged। कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर छीन ली 1688 में। ये जो 1688 है इसको गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक लंबे समय तक, राजा ने अपनी हार मान ली और राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मान ली। बड़े सिंपली हो गया, कोई लड़ाई मार काट ज़्यादा नहीं हुई। और उसके बाद जो ब्रिटिश ये पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, इसने क्या करा? नेशनल स्टेट बनाया और इंग्लैंड को उसका सेंटर बनाया। और अब देखिएगा, हमने देखा था वहाँ पर 4 आइलैंड हैं। कौन कौन से? मैंने बताया इंग्लैंड, आपने देखा स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। अब यहाँ के जो कल्चर था वो अलग अलग था, लेकिन ये इंग्लैंड पावरफुल हो गया। इंग्लैंड ने धीरे धीरे कर इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसने धीरे धीरे कर एक प्रोसेस चलाया और एक कानून बनाया पार्लियामेंट ने, द एक्ट ऑफ यूनियन। कब बनाया ये कानून? 1707 में। ये 1707 वही है कि इंडिया में औरंगजेब की डेथ होती है, तब वहाँ पर एक कानून बना। और देखिएगा, औरंगजेब से पहले आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। जो क्वेश्चन किया था उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला एक कानून बनाया पार्लियामेंट ने
और इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने बनाया एक किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसका अर्थ ये हुआ कि इंग्लैंड ने जो अपनी संस्कृति थी वो स्कॉटलैंड के ऊपर डाल दी, स्कॉटलैंड को प्रभावित कर दिया। देखिएगा, स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक क्लेंस रहती थी स्कॉटिश हाईलैंड वाले एरिया में, उसको दबाया गया। जब कभी उन्होंने प्रयास किया विरोध करने का तो उसको दबा दिया गया, उनसे मना कर दिया गया स्कॉटलैंड वालों से, वो अपनी जो कॉस्ट्यूम है, नेशनल ड्रेस जिसे कहते हैं, वो नहीं पहनेंगे। और उनकी जो गैलिक लैंग्वेज है वो भी बोलने के लिए मना कर दिया गया कि अब तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे कर स्कॉटलैंड को पूरी तरीके से इंग्लैंड ने अपने रंग में रंग लिया। और जो वेल्स था, वेल्स भी अपनी इच्छा से मिल गया। अब यानी कि वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर बना क्या, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। हमने देखा यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, वो बन गया। अभी देखिएगा एक पोर्शन रह रहा है स्कॉटलैंड वाला, सॉरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड को तो इन्होंने मिला लिया, आयरलैंड वाला पोर्शन रह रहा है। एट प्रेजेंट आप देखेंगे आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो यूके का हिस्सा है। बाकी एक आयरलैंड अलग भी देश है, लेकिन उसका नॉर्थ पोर्शन है वो यूके का हिस्सा है। अब आयरलैंड कैसे आया, फिर देखिएगा, द स्कॉटिश हाईलैंडर, पहले मैंने बता चुका है, वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उनसे मना कर दिया आप अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, और उनसे अपनी नेशनल ड्रेस पहनने के लिए भी मना कर दिया गया था। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, जैसा स्कॉटलैंड का हुआ वैसा ही भाग्य हुआ आयरलैंड का, यानी कि आयरलैंड को भी यूके में मिलाया गया। लेकिन कैसे, कब मिलाया गया, पहले आयरलैंड को देखते हैं। देखिए, आयरलैंड जो कॉन्टिनेंट था, आइलैंड था, यहाँ पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों थे। ये आप जानते हैं, जो ईसाई धर्म है उसके दो भाग हैं, और वहाँ पर था क्या, प्रोटेस्टेंट जो थे आयरलैंड में उनकी संख्या कम थी और कैथोलिक ज़्यादा थे। तो ज़्यादा वाले तो सुनेंगे नहीं, जो कम वाले थे उनको इंग्लैंड ने मदद करी कि आप अपना डोमिनेंस स्थापित कीजिए, हम मदद करते हैं। तो कैथोलिक्स ने विरोध किया, ब्रिटेन का डोमिनेंस का करेगा ही करेगा, वही संख्या में जो ज़्यादा है उसकी होनी चलनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहा। और वहाँ के जो लोग थे, जैसे कि एक नाम दे रखा है इसमें वोल्फटोन, उसने आयरलैंड के लोगों को यूनाइटेड किया और एक क्रांति की 1798 में, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद में आयरलैंड को ज़बरदस्ती एक कानून बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन में ही मिला लिया। और कब बनाया एक कानून, 1801 में यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। अब आप देखिएगा, लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस है, इसलिए स्ट्रेंज केस बोला गया है। कब शुरू हुआ यूनिफिकेशन, 1688, कंप्लीट कब हुआ, 1801। कितना लंबा पीरियड है, और बहुत ज़्यादा खून खराबा इसमें नहीं हुआ। दैट्स इज वाई वी नो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस घटना को स्ट्रेंज केस बोलते हैं, बाकी हर जगह तो तेजी में क्रांतियाँ हुई, लेकिन ये स्ट्रेंज केस इसलिए है। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटेन का निर्माण हुआ, तो उसके बाद में तीनों चारों जो आइलैंड्स थे, तीन तो इंग्लैंड तो था ही था, इन बाकी तीन के साथ क्या हुआ वो देखते हैं। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ये जो नया ब्रिटिश स्टेट या नेशन बनाया गया, इसमें प्रचार किसका किया गया, डोमिनेंस किसका रहा, इंग्लिश कल्चर का, यानी इंग्लैंड का प्रभुत्व रहा इन तीनों के ऊपर। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations survived only as subordinate partners in the union। देखिएगा, नया जो देश बना उसमें जो इंग्लैंड का झंडा था यूनियन जैक, वो पूरे ब्रिटेन का बनाया। जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम था, गॉड सेव अवर नोबल किंग, वही पूरे ब्रिटेन का बना। जो इंग्लैंड की लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो पूरे ब्रिटेन की बनी। और वो बाकी जो तीनों थे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, वो सबऑर्डिनेट बन के रह गए इस यूनियन में। यानी कि जो ब्रिटिश कल्चर था उसमें, ब्रिटिश कल्चर में प्रधानता किसकी हो गई, इंग्लैंड के कल्चर की। इस प्रकार से हम देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब बात करेंगे हम एलिगोरी,
ये क्या है? देखिएगा, 9th में भी पढ़ कर आए हैं आप कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो नॉन लिविंग थिंग्स थी, आइडियाज़ थे, उनको रिप्रेजेंट करा एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो उन्होंने इस तरीके से किया उसको उन्होंने एलिगोरी बोला। देखिएगा, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंट greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing. An allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसका कोई रूप नहीं है, मूर्त नहीं है, ऐसे शेपलेस आइडिया को, जैसे कि लालच है, जेलसी है, फ्रीडम है, इनको जब एक्सप्रेस करा जाता किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से, तो वो वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाएगा? एलिगोरी कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं, इंडिया में आपने भारत माता सुना होगा, भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता कौन है? भारत माता जो इंडिया का एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको रिप्रेजेंट करती है। एक इमेजिनरी, हमने एक महिला को भारत माता बना दिया है। तो ये शुरुआत इस तरह की किसने की? ये शुरुआत फ्रांस से ही हुई। फ्रांस में जो उस समय के आर्टिस्ट थे, उन्होंने, आपने देखा था 9th क्लास में, जो विचार थे उनको व्यक्ति के एक रूप में व्यक्त किया जाने लगा। पर्सोनिफिकेशन, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग के रूप में दिखाया जाने लगा। आपने देखा था जैसे जस्टिस, आजकल आप टीवी पर देखते होगे पिक्चरों में, जब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, एक मूर्ति दिखाते हैं, एक हाथ में तराजू है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरे हाथ में तलवार है, कानून की देवी। कब बनी? फ्रांस के आर्टिस्ट ने बनाई, एलिगोरी है जस्टिस की। ऐसे ही लिबर्टी के लिए, लिबर्टी ऑफ स्टैचू आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, वो भी एक एलिगोरी है, लिबर्टी को शो कर रही है। भाई लिबर्टी एक आइडिया ही तो है, एक फीलिंग ही तो है, उसको एक महिला के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और बाद में जाके देश को ही, पूरे देश को एक महिला व्यक्तित्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने लगा। और सबसे पहले फ्रांस वालों ने किया। फ्रांस ने क्या किया? मैराइन, जैसे हमारे पे भारत माता है, वहाँ पे सबसे पहले फ्रांस ने बनाया मैराइन। ये एक बाइबल से लिया हुआ नाम है, एक महिला, ये काल्पनिक महिला है, कोई रियलिटी में नहीं, बाइबल से लिया गया है। उसको अपने देश की, जैसे हमने भारत माता बनाया, ऐसे उन्होंने अपने देश की प्रेजेंट करने के लिए मैराइन को ले लिया। देखिएगा, मैराइन का फोटो एक स्टैम्प पर आपकी बुक में दे रखा है, मैंने यहाँ दिया है। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियंस नेम मैराइन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। इसके द्वारा लोगों को देश का आइडिया दिया गया और इसको फॉलो किया जर्मन ने। जर्मन ने क्या किया? अपने यहाँ पे भी बनाया, बताएंगे उसके विषय में। देखिएगा, पहले मैराइन की देख लें हम। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेट। जो उसके मैराइन के करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? लिबर्टी की जैसे मूर्ति बनी थी उस तरीके का रुख दिया गया था, रेड कैप पहनाया गया था, हाथ में एक ट्राई कलर भी था और एक छोटी सी तलवार भी थी। स्टैचू ऑफ मैराइन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it। जो मूर्तियाँ थीं, स्टैचूज़ थी मैराइन की, वो जगह जगह लगाई गई पब्लिक प्लेस पर, जिससे नेशनल सिंबल के प्रति लोगों यूनाइटेड हों और लोगों को समझाया गया इससे अपनी आइडेंटिटी को माने। मैराइन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। स्टैम्प्स पर और कॉइन्स पर मैराइन की ही फ़ोटो छपने लगी। हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉइन्स पर और नोट पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपती है, वहाँ पर मैराइन की छपती है, जो कि एक काल्पनिक इमेजिनरी कैरेक्टर है। अब बात करते हैं हम जर्मेनिया। जर्मन वालों ने, जैसे हमने भारत माता बनाई, उन्होंने जर्मेनिया बनाई। जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। इट विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। देखिएगा, जर्मेनिया एलिगोरी बन गई जर्मन की, और इसको कैसे दिखाया गया जर्मेनिया को? क्राउन की पत्तियों का एक
मुकुट पहन रखा है उसने, जो कि हीरोइज्म को दिखाता है, बहादुरी को दिखाता है। उसके भी हाथ में एक तलवार है, एक झंडा है। उसको हम पिक्चर आप देखेंगे, उसकी पिक्चर आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में कई सारी पिक्चर दे रखी हैं। अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उसकी बात करेंगे। नेशनलिज्म हम पढ़ चुके हैं, फीलिंग जिसके आधार पर हम यूनाइटेड होकर एक देश बना रहे हैं, पैट्रोटिज्म भी आता है उसमें। और जब अति राष्ट्रवाद की भावना आ जाए तो क्या होता है, वो इम्पीरियलिज्म हो जाता है। जब आदमी ये सोचने लगे एक देश कि हमारा ही देश का कब्जा होना चाहिए संसार पर, तो वो इम्पीरियलिज्म है। जब एक देश के लोगों ने दूसरे देश के ऊपर हमला करके या किसी भी प्रकार से कब्जा कर लिया और अपने देश में मिला लिया, तो ये साम्राज्यवाद कहलाया, इम्पीरियलिज्म। भारत के ऊपर भी कब्जा कर रखा था ब्रिटेन वालों ने आपको पता है 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। तो इस प्रकार से नेशनलिज्म ने यूरोप के लोगों को एक नई फीलिंग दे दी। जो अति हो गई वो हो गई इम्पीरियलिज्म। और इम्पीरियलिज्म ने आगे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न की, पढ़ेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका बाल्कन्स प्रॉब्लम। बाल्कन्स प्रॉब्लम क्या है, पहले बाल्कन जानने क्या है। बाल्कन एक जोग्राफिकल एरिया है। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising modern day रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slavs। ये देश हैं प्रेजेंट टाइम के जिनके नाम आपने देखे, और इनके जो हैबिटेंट हैं, निवासी हैं, उनको स्लाव्स बोलते हैं। एक्चुअली ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे ये सारे के सारे यूरोप के देश। इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म जब फैल गया 1871 के बाद में, तो इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, तो एक एक करके ये राज्य अपने स्वतंत्र होते चले गए। और ये देश जो थे छोटे छोटे, आपस में बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे। हर एक एरिया दूसरे के ऊपर कब्जा करने की फीलिंग रखता था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमने पढ़ ही लिया है। तो इससे क्या था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और एक टेंशन का कारण तो ये था इनकी आपस की दुश्मनी। एक कारण और था, जो उस समय की वर्ल्ड पावर थी यूरोप की, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, वो चारों के चारों इस एरिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। जैसे कि जो स्लाव से, एक मैंने बताया एथनिक ग्रुप का नाम है, तो ये जो स्लाव नस्ल है ये कहाँ रहती है, रूस में रहती है। तो रूस वालों ने एक आंदोलन चलाया, पान स्लाव मूवमेंट। पान स्लाव मूवमेंट क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में स्लाव रहते हैं वो सब रूस का हिस्सा है, वो सब इकट्ठे हो जाएं, ऐसे कब्जा करने का प्रयास किया। उसका औरों ने विरोध किया, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बन गया। और इनमें आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। यूरोप के देश दूसरे एरिया पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और इसी ने एंड क्या किया, एंड संसार को वर्ल्ड वार में झोंक दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पहुंच गया पूरा यूरोप 1914 में। और इस प्रकार से अति राष्ट्रवाद ने और इम्पीरियलिज्म ने और ये जो आपसी दुश्मनी थी वहाँ की पावर्स की, उन्होंने पूरे यूरोप को एक डिज़ास्टर में पहुंचा दिया 1914 में। वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस चैप्टर का यहाँ पर एंड है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस मी। ओके।